हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 360 डिग्री जीएस विद अमन पर। आइए, आज का टॉपिक है संविधान सभा की कार्य प्रणाली। इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में देखते हैं कितने टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आज इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली किस प्रकार से संपन्न हुई और इससे संबंधित हमारे एग्जाम में कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर हम बात करें संविधान सभा की कार्यप्रणाली की, तो संविधान सभा के कुल कार्य दिवस 165 दिन में संपन्न हुए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें संविधान सभा के कुल कार्य दिवस, कुल कितने कार्य दिवस हुए? 165 दिन। अगर हम बात करें कि संविधान सभा में कितना बनाने में समय लगा, तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर हम बात करें संविधान सभा की कार्यप्रणाली कुल कितनी अधिवेशन में समाप्त हुई, कुल कितने सत्र लगे, तो याद रखना कुल सत्र की संख्या होगी कुल 12 अधिवेशन। कितने अधिवेशन मेरे भाई? कुल 12 अधिवेशन। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन जो है संपन्न कराकर संविधान की कार्यप्रणाली को पूरी की गई। लेकिन यहाँ एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, पूछ देता है कि 26 नवंबर 1949 तक कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो मेरे भाई आंसर 12 नहीं होगा, इसका सही जवाब है 11। कैसे? क्योंकि संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 के मध्य हुआ और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 के दिन संपन्न हुआ। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो सही जवाब होगा 11। इसलिए इससे रिलेटेड 2 प्रश्न आते हैं। 26 नवंबर 1949 तक अगर आपसे पूछे तो 11 अधिवेशन। अगर आपसे पूछे कि पहला अधिवेशन जो है, तो याद रखना 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक। अगर आपसे बात करें अंतिम अधिवेशन, तो अंतिम अधिवेशन आपका हुआ था 24 जनवरी 1950 में। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की पहली बैठक को लेकर कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और इस दिन संविधान सभा में क्या क्या हुआ था। तो संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो ये बैठक कब हुई थी? तो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक संपन्न हुई। दिन कौन सा था? सोमवार। अगर दिन की बात करें तो उस दिन सोमवार था। कितने बजे हुई थी? तो याद रखना मेरे भाई 11 बजे। अगर बात करें संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई थी, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली में जो है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संपन्न हुआ जो है, इसी को काउंसिल चैम्बर्स पुस्तकालय भवन भी कहा जाता है। तो ये आपसे ध्यान रखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में या काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दिन कौन सा था? सोमवार था। अब हम बात करें संविधान सभा के पहली बैठक के दिन संविधान सभा का संचालन कौन किया था? तो जवाब होगा JB कृपलानी। क्या मतलब है भाई इस बात का? अर्थात संविधान सभा में पहले बोलने वाले वक्ता के रूप में जिन व्यक्ति का नाम आया, उन व्यक्ति का नाम है JB कृपलानी। तो पूछता है क्वेश्चन कि संविधान सभा का प्रथम वक्ता कौन था? तो JB कृपलानी। संविधान सभा का पहले वक्ता थे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के पहले दिन अध्यक्ष के रूप में एक व्यक्ति का नाम आया, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, और उन व्यक्ति का नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में
पहले दिन अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उन व्यक्ति का नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों किया गया? वयोवृद्ध को सम्मान देने के लिए। खुद सच्चिदानंद सिन्हा ने पहले दिन संविधान सभा के अभिभाषण में यह कहकर संबोधन किया कि यह मेरे लिए गौरवान्वित दिन है। मैं जानता हूं कि मैं एक अस्थायी तौर पर नियुक्त हुआ हूं और मुझे इस बात की खुशी है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछे कि प्रथम वक्ता कौन था तो जेबी कृपलानी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। वयोवृद्ध की वजह से, किस लिए, क्यों इन्हीं को चुना गया? क्योंकि वयोवृद्ध थे, इनकी वृद्धावस्था थी, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संविधान सभा में जो है एक उपसभापति की भी नियुक्ति हुई थी। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये आप ध्यान रखेंगे। संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा ने ही उनके नाम का मनोनयन किया था। क्या तात्पर्य है इस बात का? सच्चिदानंद सिन्हा को डॉक्टरों ने बेड रेस्ट कर दिया था, कहा था कि आप लंच के बाद बिल्कुल बेड रेस्ट करेंगे। इसी कारण सच्चिदानंद सिन्हा ने अपने कार्यों के संचालन के लिए एक उपसभापति की नियुक्ति की थी संविधान सभा में, और जिनका नाम था फ्रैंक एंथोनी, जिनका संबंध एंग्लो इंडियन से, आंग्ल भारतीय से था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि संविधान सभा का उपसभापति कौन था? फ्रैंक एंथोनी। इनका नाम ध्यान रखिएगा मेरे भाई, लोकसभा से आंग्ल इंडियन चुने जाने वाले राष्ट्रपति द्वारा ये व्यक्ति रहेंगे। इनका कई बार नाम आएगा, आगे चलकर इनके नाम पर भी चर्चा करेंगे। तो उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी। आपको ध्यान है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जुलाई 1946 के चुनाव परिणाम पर मुस्लिम लीगों को 73 सीट मिली थी, और इस बात से मुस्लिम लीग नाराज हुई थी और संविधान सभा के पहले बैठक को बहिष्कार करने का निर्णय लिया, और यहीं पर पाकिस्तान की मांग को लेकर वो समर्थन कर रहे थे। इस दिन सदस्यों की संख्या से लेकर संबंधित प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने संविधान सभा में सदस्य थे? तो याद रखना मेरे भाई, 207 मेंबर थे। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे? तो 207 मेंबर थे। कितनी महिलाएं थी? तो इस दिन 10 महिलाएं थी। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। संख्या क्यों कम थी मेरे भाई? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस दिन सदस्यता से बहिष्कार कर दिया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी हमने तैयार कर ली, इन बातों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें संविधान सभा की दूसरी बैठक की, तो जैसा कि मित्र आप जानते हैं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। अगर हम दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। क्या हुआ इस दिन? संविधान सभा की दूसरी बैठक के दिन अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, और वह अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये मेरे भाई, इस दिन आप याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अगर पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के दूसरे दिन और क्या घटनाएं घटी थी, तो इस दिन संविधान सभा का उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई थी, और उन दो उपाध्यक्षों की व्यक्ति का नाम है एच.सी. मुखर्जी और टी. कृष्णामाचारी। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? हरिंद्र कुमार मुखर्जी और टी. कृष्णामाचारी, इनके नाम का भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी एवं टी. कृष्णामाचारी। एच.सी. मुखर्जी एवं टी. कृष्णामाचारी संविधान सभा के दूसरी बैठक वाले दिन उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए थे।
इसी दिन संविधान सभा ने एक संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की और उनका नाम था VN राव, वेनगल नरसिम्हा राव। ये नाम जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, संविधान सभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था VN राव। संविधान के प्रख्यात विज्ञान विद्वान कहे जाते हैं VN राव। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप मेरे भाई याद रखना, VN राव संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैं आगे चल के बात करूंगा संविधान सभा की सदस्यता में, तो वहां मैं आपको क्लियर करूंगा कि VN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और VN राव से संबंधित एक और तथ्य पूछा जाता है कि ये बताइए कि VN राव ने किस देश के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी, तो म्यांमार। याद रखना मेरे भाई, म्यांमार के संविधान निर्माण में जो है VN राव ने अहम भूमिका निभाई थी। इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो VN राव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम बात करें संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 के दिन हुई थी। क्या हुआ था भाई इस दिन? इस दिन संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था। क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था। किसने पेश किया था? तो PT नेहरू ने। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, पहले वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया है, प्रस्तावना से संबंधित वीडियो। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पहले वो वीडियो देख ले, प्रस्तावना से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना कही जाने लगी। कब स्वीकार किया गया, इस वाली तिथि को भी मैंने क्लियर किया है, मैं इस बात को यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। 22 जनवरी 1947। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946। और इसे कब स्वीकार किया गया? तो ये याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद हम बात करें अगर दोस्त, संविधान सभा के कार्य से संबंधित आपके एग्जाम में खूब ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यह एक महत्वपूर्ण आप ध्यान देना, संविधान सभा जब सभा के रूप में कार्य करेगी तो इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। परंतु मेरे भाई इस बात का भी आप जिक्र कर रखिए, ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही है तो उसके अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद। परंतु यदि संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य कर रही है तो इसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही है तो इसके अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य कर रही है तो GV मावलंकर। नहीं समझ में आया? आइए समझाते हैं इस टॉपिक को। संविधान सभा, आपको ध्यान होगा मेरे भाई, उस समय आपकी संसद जैसी कोई प्रक्रिया नहीं थी, संसद नहीं बना था। तो संसद नहीं था तो देश की क्या अन्य कार्रवाइयों को रोक दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। अन्य कार्रवाइयों को करने के लिए संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य कर रही थी, और जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करेगी तो उसके अध्यक्ष होंगे GV मावलंकर, और अन्य कार्यों की जो संविधान सभा है उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। और इस विधायिका के रूप में किए गए कार्य के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और वो एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम जैसे बात करें कि राष्ट्रध्वज हमने कब अपनाया है, जैसे हमने राष्ट्रध्वज अपनाया 22 जुलाई 1947 को। अगर हम बात करें कि भारत संविधान सभा ने भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता पर कब सहमति व्यक्त की, तो यह भी ध्यान रखना 16 मई 1949, 16 मई 1949 को। यदि हम बात करें कि भारत ने संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब दर्जा दिया, तो यह भी याद रखना मेरे भाई 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं।
आर्टिकल 343 में इसका जिक्र है। आगे चलकर हम राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, आने वाली वीडियो में इसका जिक्र होगा। तो इन अन्य और भी बातें की गई, और आपको एक डेट याद रखना है 24 जनवरी 1950। इससे संबंधित बहुत सारे तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ये भी संविधान सभा के विधायिका के रूप में किए गए कार्यों का एक उदाहरण है। जैसे 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत अपनाया है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमने कब अपनाया है? 24 जनवरी 1950। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, एग्जाम देते टाइम पहला ही ऑप्शन 26 जनवरी 1950 देता है और ये आप गलत कर देते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाने की तिथि थी 24 जनवरी 1950। इस दिन और क्या घटनाएं घटी थी? तो ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये अंतिम अधिवेशन था और संविधान सभा की ये अंतिम बैठक थी। संविधान सभा इसी दिन जो है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त करती है। ये भी याद रखना, राष्ट्रपति की नियुक्ति। एक और महत्वपूर्ण बात मेरे भाई, इसी दिन 24 जनवरी 1950 के दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इस बात का भी आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया? 24 जनवरी 1950 के दिन। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे इस बात को। संविधान सभा की राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब थी? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति की नियुक्ति, राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया? 24 जनवरी 1950 को। इन सब प्रश्नों को आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन सब बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें मेरे भाई इसके आगे कि संविधान सभा की सदस्यता से क्या तात्पर्य है, कैसे टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो संविधान सभा की सदस्यता तात्पर्य है मेरे भाई, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कौन से व्यक्ति संविधान सभा में कहां से सदस्यता ग्रहण किए थे या कहां से चुनकर आए थे, ऐसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। या इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति का संबंध संविधान सभा से नहीं था। तो इन सब में कुछ व्यक्ति के नाम ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यदि हम संविधान सभा की सदस्यता की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि हम पीटी नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध था उत्तर प्रदेश से। यदि हम बात करें फिरोज गांधी, यदि हम बात करें गोविंद बल्लभ पंत, अन्य भी नाम है राधा कृष्णन, इसके अलावा अन्य भी नाम है। आपके 3 नाम महत्वपूर्ण है मेरे भाई, आपके एग्जाम में याद रखेंगे। इन तीनों का संबंध संविधान सभा में कहां से था? तो उत्तर प्रदेश से था। यदि हम एक और नाम ले राजेंद्र प्रसाद, यदि नाम ले सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, इनका संबंध कहां से था? तो इनका संबंध था मेरे भाई बिहार से। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पूछे कि ये बताइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो इनका संबंध था बंगाल से। एक और बड़ा नाम और हमेशा एग्जाम में कंफ्यूजन करता है, वो नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनसे संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं, इनको समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुनकर आए थे? ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। फिर इनका बॉम्बे प्रेसिडेंसी से क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई जब ये संविधान सभा चुनकर आए थे उस समय ये बंगाल से संबंध रखते थे, परंतु आजादी के बाद इनके विजित क्षेत्र पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए। तदुपरांत इनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनकर फिर संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। तो ये बात याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध पहले बंगाल से था।
और बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर हम सरदार पटेल का नाम लें, इनको नाम नहीं भूल सकते, सरदार पटेल का संबंध बम्बई प्रेसिडेंसी से यानी बम्बई से था। ये भी याद रखना, गुजरात से नहीं था। सरदार पटेल का संबंध संविधान सभा में कहां से था? बम्बई से था। और एक और नाम याद रखना, जिनका नाम है अम्मू स्वामीनाथन, महिला है ये, अम्मू स्वामीनाथन। इनका संबंध मद्रास से था। इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है मेरे भाई, अम्मू स्वामीनाथन संविधान सभा में वो पहली महिला है जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की थी। मद्रास से 3 महिलाएं थी। आगे चलकर इन सब बातों पे जो है डिस्कस करेंगे कि संविधान सभा में महिलाएं कहां से थी, कितनी थी, ये सब बातों पर बहस होगी। इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में महत्वपूर्ण ये नाम है जो बार बार एग्जाम में इनसे संबंध पूछे जाते हैं कि इनका संबंध कहां से था। आइए अब बात करते हैं संविधान का आंशिक लागू होना। क्या तात्पर्य है इस बात का भाई? संविधान का आंशिक लागू होना कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। यह आंशिक लागू होने का क्या मतलब है? संविधान सभा पूरी तरह से लागू नहीं की गई थी। संविधान सभा को कुल 15 अनुच्छेद जो है आपके 26 नवंबर 1949 के दिन लागू कर दिए गए थे। आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से पूछते हैं, जैसे संविधान सभा कब बनकर तैयार हुआ? तो सही जवाब है 26 नवंबर 1949। इस दिन आर्टिकल 394 के माध्यम से, याद रखना मेरे भाई, आर्टिकल 394 के माध्यम से कुल 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आर्टिकल 394 के माध्यम से कुल 15 अनुच्छेद, कोई लोग कहते हैं 16 लागू हुआ, 16 अनुच्छेद हो गए। बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। अगर इनको आप ले रहे हैं, आर्टिकल 394 कहता है कि आज 26 नवंबर 1949 के दिन कुल 15 अनुच्छेदों को तत्काल लागू किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 15 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, ये भी इस बात का ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये आपके कुल 15 अनुच्छेद हैं जो आर्टिकल 394 की इजाजत से लागू होते हैं। इस बात का भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो कुल अनुच्छेद तो 16 लागू हुए, परंतु 15 में आपके उपबंधन दिए गए थे। आर्टिकल 394 जो है केवल इजाजत दिया था कि ये 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। बिना इजाजत के, बिना संवैधानिक डिसीजन के आप कोई भी काम संवैधानिक नहीं कर सकते। इसलिए इस बात का जिक्र करना पड़ा कि आज के दिन कुल 15 अनुच्छेदों को क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं संविधान का पूर्ण लागू होना। संविधान का पूर्ण लागू होना आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 के दिन। जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान कब से लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। संविधान कब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950। इन सब बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे।